वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तेरे इश्क पर जान कुर्बान भाग 5। बाबा की बातें सुनकर मधु उन्हें हैरान और परेशान नजरों से देखने लगी। बाबा ने फिर से मधु के माथे को देखकर कहा, एक ऐसे तूफान की ओर तेरे कदम बढ़ रहे हैं बेटा, जो न जाने कहाँ जाकर थमेगा, पर उस तूफान को रोकने और उसे शांत करने की शक्ति रखती है तू। ये तूफान तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेगा। ये सुनते ही मधु बहुत घबरा जाती है और अपनी नजरें झुकाकर सोच में पड़ जाती है। बाबा ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, अगर ये तूफान तुझसे कुछ छीनेगा तो यही तूफान तुझे उम्र भर के लिए किसी का साथ भी देगा। एक ऐसा हमसफर जो तेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगा। एक बार तेरा हाथ थाम लेगा तो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा। मधु अभी भी बिना पलके झपकाए उन्हें देख ही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए अपने झोले से एक मुखी रुद्राक्ष निकाला। उन्होंने अपने दूसरे हाथ से मधु की कलाई पकड़ी और रुद्राक्ष उसकी हथेली में रखकर कहा, बेटी, इसे बाबा महाकाल का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि जो तकलीफें तुझे तेरी माथे की लकीरें देने जा रही है उसे सहना तेरे लिए आसान नहीं होगा। बहुत दर्द होगा तुझे, पर ये रुद्राक्ष तुझे वो दर्द सहने की हिम्मत देगा। बेटा, तूफान का काम होता है बहुत तेजी से आना और सब कुछ तहस नहस करके उतनी ही तेजी से चले जाना, पर जो उस तूफान का इंतकर सामना कर लेता है वो जी जाता है। ये रुद्राक्ष तुझे उस तूफान में भी कसकर थामे रखेगा, इसलिए इसे खुद से दूर कभी मत होने देना। इतना कहकर वो बाबा जाने लगे। मधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा। बाबा के कदम रुक गए। मधु फिर से उनके पास गई। उसने बाबा की हथेली पकड़कर मुस्कुराते हुए उसमें 100 रुपये रख दिए और उनके पैर हुए। बाबा ने मधु के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बाबा महाकाल तेरी रक्षा करे। हर हर महादेव। इतना कहकर वो बाबा चले गए। मधु बीच सड़क पर खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी, तभी पीछे से करण अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए बहुत तेजी से मधु की ओर बढ़ा चला आ रहा था, पर मधु बीच सड़क पर खड़ी उस बाबा को जाते देख रही थी। उसके कानों में उस बाबा की कही बातें गूंज रही थी, इसलिए उसे करण की गाड़ी का हॉर्न सुनाई ही नहीं दे रहा था। करण को सड़क पर खड़ी लड़की को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में हॉर्न बजाते हुए गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक मधु को गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने पलटकर देखा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके बहुत नजदीक आ चुकी थी। उसने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। करण ने गुस्से में अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और गाड़ी मधु के बहुत करीब आकर रुक गई। जाते हुए उस जोगी बाबा को भी गाड़ी के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी। उनके कदम रुक गए और उन्होंने बिना पलटे मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तूफान। हर हर महादेव। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले गए। करण गुस्से में गाड़ी से बाहर आया। मधु अभी भी घबराई हुई अपना चेहरा ढंग के खड़ी हुई थी। करण ने गुस्से में मधु की बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। करण के इस तरह अचानक से खींचने की वजह से मधु खुद को संभाल नहीं पाए और उसका सिर एक बार फिर करण के सीने से लग गया। मधु ने घबराकर अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। करण ने गुस्से में मधु की दोनों बाहें पकड़कर उसकी ओर देखकर कहा, अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मारो। इतना कहने ही वो चुप हो गया, क्योंकि वो मधु को पहचान गया था। उसने गुस्से में मधु को फिर से दी। मधु जाकर करण की गाड़ी से टकरा गई, पर इससे पहले कि गिरती करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। करण का एक हाथ मधु की कमर पर था तो दूसरे से उसने मधु की कलाई पकड़ी हुई थी। उसने गुस्से में मधु से कहा, मेरे ही सामने गिरने और मरने का सपना लेकर इस दुनिया में आई हो क्या? मधु ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। इतना कहते ही करण ने गुस्से में मधु को और कसकर पकड़ लिया। मधु घबराई हुई सी अपने आसपास से गुजर रही मधु के गाड़ियों और लोगों को देखते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़िए, लोग देख रहे हैं। मधु ने इतना कहा ही था कि करण मधु को और करीब लाकर बोला, करण खुराना किसी के कहे मुताबिक काम नहीं करता।
वो वही करता है जो उसका दिल करता है। मधु ने गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए कहा, और मधु शर्मा भी वही करती है जो उसका दिल करता है। अगर आपने मेरी जोर का जान नहीं बचाई होती तो भोलेनाथ की कसम, मुझे इस तरह से पकड़कर अपने करीब लाने पर मैंने आपको बहुत थप्पड़ मार दिया होता। ये सुनते ही करण का गुस्सा और बढ़ गया और उसने मधु को और करीब लाकर कहा, जो तुम्हारे जी में आए करो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। मधु और करण दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगे। तभी करण को सामने से आता हुआ ट्रक नजर आया जो बहुत तेजी से उन दोनों की ओर ही बढ़ रहा था। करण मधु को अपनी बाहों में लिए तुरंत ट्रक के सामने से हट गया। मधु कांपते हुए उस ट्रक की ओर देखने लगी और करण उसे मधु ने गहरी सांस ली जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। करण अभी भी गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। थैंक यू, मधु ने करण की ओर देखकर कहा। करण ने एक बार फिर गुस्से में मधु को खुद से दूर धकेल दिया। मधु के हाथ में द्राक्ष करण की जेब में गिर गया। करण बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने गाड़ी का डोर खोला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से चला गया। मधु उसे जाते देख रही थी। उसने जमीन पर पड़ा अपना बैग उठाया और खुद से कहा, ये इंसान है या फिर कोई तूफान। इतना कहकर मधु ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, प्लीज भोलेनाथ, अब इस आदमी से कभी मत मिलाना, प्लीज। तभी रोहित वहां आ गया और उसने मधु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मधु। मधु ने घबराकर तुरंत पलटकर देखा। रोहित को सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित भी मुस्कुरा दिया और उसने मधु से पूछा, अब अंदर चलोगी या फिर यहीं खड़े रहने का इरादा है? चलिए, मधु के इतना कहते ही दोनों बंगले की ओर बढ़े। मधु अभी भी उस बाबा की बातों को लेकर परेशान थी। रोहित ने चलते हुए कहा, दादी माँ को तो ये घर बहुत पसंद आया। अब देखना ये है कि मेरी पसंद तुम्हें पसंद आती है या नहीं। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अभी भी उस बाबा की कही बातों के बारे में सोच रही थी। रोहित ने फिर से पूछा, मैंने कुछ कहा तुमसे मधु? हाँ, मधु ने चौंक कर कहा। तुम ठीक तो हो ना? मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी। इतना कहकर मधु तेजी से चलती हुई बंगले के अंदर पहुंची। हॉल में खड़ी गायत्री उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, मधु, हमें तो ये घर बहुत अच्छा लगा। आप भी देखकर बताए बेटा कि आपको कैसा लगा। मधु ने सिर हिला दिया और घर देखने लगी। रोहित से बंसल से पूछा, मिस्टर बंसल, इस बंगले की कीमत क्या है? लगभग 20 करोड़, बंसल ने जवाब दिया। तभी बंगला देख ही मधु, जो ऊपर के रूम देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, उसके कदम रुक गए। गायत्री ने मुस्कुराते हुए बंसल से कहा, ठीक है, आप पेपर्स घर भिजवा दीजिए। हम पेपर्स रीड कर लेते हैं और उसके बाद ये डील फाइनल करते हैं। 1 मिनट दादी माँ, इतना कहकर मधु सीढ़ियों से नीचे आई। रोहित और गायत्री दोनों उसे देखने लगे। मधु ने बंसल के पास आकर पूछा, पर इस एरिया में जितने भी बंगले बने हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू तो 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और इस एरिया में जितने भी हाई वैल्यू वाले बंगले थे वो सब बिक चुके हैं, तो इस बंगले की कीमत 20 करोड़ कैसे हो गई? मधु के इतना पूछते ही बंसल के चेहरे के रंग उड़ गए। रोहित और गायत्री भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मधु ने फिर से कहा, मिस्टर बंसल, इस सड़क पर जो कोना वाला बंगला है वो 1 हफ्ते पहले ही 18 करोड़ रुपए में बिका है, और उसकी इतनी कीमत सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि वो बंगला कोना पर बना हुआ है। बंगले के ठीक सामने ही हाईवे है और दूसरी ओर सड़क पर इस बंगले की कीमत 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। मधु की बातें सुनकर बंसल मधु की ओर देखने लगा। उसने गुस्से में कहा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई मैडम। वो कोना वाला बंगला 30 करोड़ रुपए में बिका है। मधु ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, जी नहीं, वो बंगला 18 करोड़ में खुराना कंस्ट्रक्शन के मालिक करण खुराना ने खरीदा है। ये सुनते ही बंसल पलके झपकाना भी भूल गया। मधु ने फिर से कहा, अगर आप कहे तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। इतना कहकर मधु रोहित के पास आकर बोली, रोहित जी,
आप कल ही लंदन से आए इसलिए शायद आपको ये बात पता नहीं है और दादी माँ ने भी शायद न्यूज़पेपर पर ध्यान नहीं दिया। 2 दिन पहले ही ये खबर न्यूज़पेपर में आई थी। इसके साथ एक खबर और छपी थी। इतना कहकर मधु ने बंसल की ओर देखकर कहा, किसी एजेंट ने करण खुराना को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, पर वो बहुत एक्टिव बिजनेसमैन है इसलिए उस एजेंट की दलाली की। उन्होंने बीच सड़क पर ऐसी बैंड बजाई थी कि वो एजेंट उनके हाथ पैर जोड़ने लगा और भाग खड़ा हुआ। इससे पहले कि मधु और कुछ कहती बंसल ने बात बदलते हुए तुरंत कहा, गायत्री जी, इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैंने सिर्फ 20 करोड़ कहा था पर इन्होंने मुझे आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं ये कहने वाला था कि 20 करोड़ रुपए इस बंगले की कीमत पहले थी पर अब इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए हो चुकी है। रोहित ने बंसल के पास आकर कहा, मिस्टर बंसल, बंगला हमें पसंद तो आया है पर उसे लेना है या नहीं ये हम घरवालों से बात करके डिसाइड करेंगे और जो भी हम लोगों का डिसीजन होगा आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं। बंसल ने मधु को घूरा और रोहित की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। रोहित ने गायत्री से कहा, चलिए दादी माँ, मधु चलो। मधु और गायत्री दोनों ही रोहित के साथ बंगले से बाहर आई। बंसल उन्हें जाते देख रहा था। उसने खुद से कहा, इस लड़की की वजह से इतनी अच्छी डील आते आते रह गई। अब अगर अगली डील नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गायत्री और मधु के बैठते ही रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की। गायत्री मधु को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, थैंक यू मधु। किस लिए? मधु ने हैरानी से पूछा। रोहित ने सामने देखते हुए कहा, दादी माँ को वो घर पसंद आ गया था इसलिए अगर तुम बीच में नहीं बोलती तो मैं 20 करोड़ में ये डील फाइनल कर देता पर तुम्हारी वजह से इतना बहालांग होने से बच गया। थैंक यू। मधु ने रोहित की ओर देखकर कहा, आपको थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है रोहित जी। वहाँ मैंने वही कहा जो मैं जानती थी। ये सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा। इधर करण ने खाली पड़ी जमीन के पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी। आदि को वहां देखते ही वो गाड़ी से उतरा और अपने ग्लासेस उतारकर उसकी ओर बढ़ा। करण को अपनी ओर आता देख आदि की जान हलक में आकर अटक गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, ओ गॉड, ये बंसल तो अब तक नहीं आया और करण सर आज टाइम पर आ गए। अब क्या करूं? अगर करण सर को 2 मिनट भी इंतजार करने के लिए कहा तो ये मुझे जिंदा ही इस जमीन में गाड़ देंगे। हे भगवान, प्लीज आज मुझे बचा लेना। करण आदि के पास आया और उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, जमीन का सौदा इस मिट्टी से ही करना है या फिर हवाओं से? जी, आदि ने हैरानी से पूछा। करण ने गुस्से में आदि को घूरा तो आदि ने डरते हुए कहा, सर वो एजेंट अभी आया नहीं। ये सुनते ही करण का खराब दिमाग और खराब हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधी और आदि को घूरने लगा, पर इससे पहले कि वो आदि से कुछ कहता आदि की नज़र एजेंट पर पड़ी जो तेज कदमों से उनकी ओर ही चला आ रहा था। आदि ने तुरंत कहा, सर एजेंट आ गया। करण ने पलटकर एजेंट की ओर देखा। आदि की जान में जान आ गई। एजेंट के करीब आते ही आदि ने उससे कहा, बंसल जी, ये मेरे बॉस है। बंसल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हेलो। करण ने हाथ नहीं मिलाया और जमीन की ओर देखते हुए, मैं एजेंट से हाथ सौदा तय होने के बाद ही मिलाना पसंद करता हूँ। ये सुनकर बंसल ने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोला, देखिए साहब, 20 एकड़ जमीन है और वो भी हाईवे पर, तो जाहिर सी बात है कीमत भी करोड़ों में होगी। करण पैरों के बल जमीन पर बैठा और उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर देखते हुए कहा, कीमत बोलो। 200 करोड़, बंसल ने तुरंत कहा। करण ने अपने हाथ से मिट्टी झटकी और उठकर खड़ा हुआ। उसने बंसल की ओर देखते हुए कहा, नहीं चाहिए। बंसल करण को हैरानी से देखने लगा। चले आदि, करण ने आदि की ओर देखकर पूछा। आदि ने सिर हिला दिया। करण जाने लगा तो आदि भी उसके पीछे ही चल दिया। बंसल ने बहुत अकड़ के साथ कहा, अगर आप नहीं लेना चाहते साहब तो न सही कोई और ले लेगा। मेरे पास इस जमीन के लिए बहुत से क्लाइंट है। ये सुनकर कुछ कदम चला करण रुक गया और पलटकर बंसल की ओर देखकर बोला, जरूर लेगा पर उस कीमत में बिल्कुल नहीं जो आप मुझसे मांग रहे हैं।
मैं इस जमीन की सिर्फ 150 करोड़ ही दूंगा क्योंकि यही सही रकम है इस जगह की। चेक अभी लो और डील फाइनल करो। बंसल ने हंसते हुए कहा, साहब जाइए और जाकर देवास में कोई जमीन खरीद लीजिए। इससे बड़ी जमीन इससे आधी से भी आधी कीमत में मिल जाएगी। करण ने बंसल के करीब आकर तीखी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जमीन तो मैं यही खरीदूंगा मिस्टर बंसल, और आप खुद अपनी मर्जी से मुझे जमीन बेचेंगे और वो भी मेरी कीमत पर। इतना कहकर करण अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। आदिश्री तेज तेज कदमों से उसके पीछे चल दिया। करण ने अपनी के पास पहुंचकर अपनी आंखों पर ग्लासेस उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और पलटकर आवाज में बंसल से बोला, आज का इवनिंग न्यूज पेपर रोड करना मत भूलिएगा मिस्टर बंसल, आपके काम की न्यूज छपने वाली है। ये सुनकर बंसल करण को हैरानी से देखने लगा। करण अपनी गाड़ी में बैठा और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट होते ही आदि जल्दी से गाड़ी में बैठा और करण वहां से चला गया। बंसल न्यूज़पेपर वाली बात सुनकर सोच में पड़ गया। आदि ने करण की ओर देखकर पूछा, सर क्या करने वाले हैं आप, और न्यूज पेपर में क्या खबर आने वाली है? करण ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मधु से हुई अपनी आज की मुलाकात के बारे में सोच रहा था। करण ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो आदि की दोबारा सवाल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। करण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, आदि आज के इवनिंग न्यूज पेपर में एक न्यूज छपवाओ। जी सर, क्या छपवाना है? 2 आदि के इतना पूछते ही करण ने उसे सब कुछ समझाया। सब कुछ सुनकर आदि उसे आंखें फाड़े देखने लगा। करण ने जैसे ही आदि को उसे ऐसे देखते देखा तो गुस्से में पूछा, मुझे खाओगे क्या? आदि ने तुरंत सिर हिलाकर न इशारा किया तो करण ने गुस्से में फिर से कहा, तो जो कहा है करो फास्ट। आदि ने तुरंत न्यूज पेपर में कॉल किया। इधर रोहित गाड़ी ड्राइव करते हुए मधु के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। वो बार बार मधु की ओर देख रहा था पर मधु खिड़की से बाहर देखकर ये सोच रही थी कि वो घर पर शिमला जाने की बात कैसे करेगी। तभी उसके फोन की बेल बजी। अपने पापा का नाम देखकर उसने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव किया और पूछा, चेकअप हो गया पापा? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, चेकअप हो गया और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन और मेडिसिन लेने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। सुमन खुश हुई और उसने कुराते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, अब आप बहुत में पहले की तरह चलने लगेंगे। मोहन मुस्कुराने लगे। मधु ने पूछा, पापा आप घर पहुंच गए? हो बेटा, मीरा अभी अभी मुझे और तेरी माँ को घर छोड़कर निकली है, मोहन ने कहा। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा पापा, अब मैं फोन रखती हूँ, शाम को घर आकर आपसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा, मोहन के इतना कहते ही मधु ने फोन कट कर दिया। जैसे ही उसने फोन कट किया, रोहित ने एक होटल के बाहर अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही मधु इधर उधर देखने लगी। रोहित ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे न बहुत भूख लगी और आई एम श्योर आपको और दादी माँ को भी भूख लगी होगी, है ना दादी माँ? इतना कहकर रोहित ने गायत्री की ओर देखा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा, हमें तो बहुत जोरों की भूख लगी है। गायत्री के इतना कहते ही मधु भी गाड़ी से बाहर आ गई। रोहित ने मधु की ओर देखकर कहा, मधु तुम दादी माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग में लगाकर आता हूँ। मधु ने सिर हिला दिया तो रोहित गाड़ी लेकर चला गया। उसके जाते ही मधु ने गायत्री की बाँह पकड़कर कहा, चलिए दादी माँ। गायत्री और मधु दोनों ही होटल के अंदर पहुंची। एक खाली टेबल देखकर मधु ने गायत्री के लिए चेयर खींची। चेयर खींचते ही गायत्री मुस्कुराते हुए बैठ गई तो मधु भी उनकी पास वाली चेयर पर बैठ गई। मधु ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर होटल देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है दादी माँ, आज मैं पहली बार मीरा के बगैर किसी होटल में आई हूँ, वरना हमेशा वही मुझे ऐसी किसी जगह लेकर आती। आप उन्हें मिस कर रही है? गायत्री ने बहुत प्यार से पूछा। मधु ने उदास होकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी रोहित ने वहां आकर कहा, तो फिर अपना फोन उठाए और अपनी दोस्त को फोन करके यहाँ बुला लीजिए। जी? मधु ने हैरानी से पूछा।
रोहित ने बैठते हुए कहा, मैंने कहा अपनी फ्रेंड को कॉल करिए और उसे यहाँ बुला लीजिए, हम सब साथ में लंच करते हैं। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, दादी माँ के लंच का टाइम हो गया है और उन्हें अपनी मेडिसिन भी लेनी है, तो जल्दी से खाना ऑर्डर करिए। खाना तो अब आपकी सहेली के आने के बाद ही ऑर्डर होगा। इतना कहकर रोहित ने मधु के हाथ से उसका फोन छीन लिया और पूछा, आपकी दोस्त का नाम क्या है? रहने दीजिए रोहित जी, मधु ने झेपते हुए इतना कहा ही था कि गायत्री ने झट से कहा, मीरा। मीरा नाम है इनकी दोस्त का। रोहित ने मधु के फोन से मीरा को फोन किया। दूसरी ओर से मीरा ने फोन रिसीव किया और कहा, बोलिए मैडम, अब मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी दोस्त के लिए उनके पास आ सकती है। मधु के फोन पर किसी और की आवाज सुनकर मीरा हैरान हो गई और उसने हैरानी से पूछा, आप कौन और मेरी दोस्त कहाँ है? रोहित ने फोन पर कहा, बंदे का नाम रोहित व्यास है और आपकी दोस्त इस वक्त मेरे और मेरी दादी माँ के साथ नगर के सचाजी होटल में है, पर हमारे होते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रही है, इसलिए बंदे ने आपको फ़ोन किया है और बंदा आपसे थे रिक्वेस्ट करता है मीरा जी कि आप जहाँ भी है प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाइए ताकि हम सब खाना खा सके क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। बस 5 मिनट में आती हूँ, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हुए न कोई बात, रोहित ने हंसते हुए कहा। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करके गाड़ी को विजयनगर जाने वाले रास्ते पर मोड़ लिया। रोहित ने मधु की कलाई पकड़ी और उसकी हथेली पर फोन रखकर बोला, ये लीजिए, कुछ देर में आपकी दोस्त आ रही है। ये सुनकर मधु के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी रोहित की नज़र मधु की कलाई पर पड़ी और उसने हैरानी से पूछा, मधु, ये तुम्हारी कलाई पर ये निशान कैसे? रोहित का सवाल सुनते ही मधु ने तुरंत अपनी कलाई की ओर देखा, जिस पर करण की उंगली के निशान साफ नजर आ रहे थे। मधु कलाई देखकर करण के बारे में सोचने लगी। उसे फिर से वो सब याद आया जो आज उसके और करण के बीच हुआ था। रोहित ने मधु को परेशान देखा तो फिर से सवाल किया, क्या हुआ मधु? तुमने जवाब नहीं दिया। मधु, बेटा रोहित कुछ पूछ रहा है तुमसे, गायत्री ने परेशान होकर कहा। मधु ने अपना हाथ अपने दुपट्टे से ढकते हुए कहा, कुछ नहीं दादी माँ, वो रात में सोते वक्त में चूड़ियाँ उतारना भूल गई थी तो नींद में ये हाथ दब गया, उसी से ये निशान बन गया। ओह, रोहित ने इतना कहकर टेबल पर रखा मेन्यू कार्ड और कहा, चलिए जब तक आपकी दोस्त आ रही है मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। रोहित कार्ड देखने लगा। मधु एक बार फिर करण के बारे में सोचने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये करण खुराना तो जितना बड़ा आदमी है उतना ही ज्यादा बदतमीज और बददिमाग भी है। पैसा का इतना गुरूर कि इंसान को इंसान नहीं समझता। कितनी कसकर मेरी कलाई पकड़ी थी उसने। लड़कियों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है उसमें। भला कोई किसी लड़की को इस तरह अपने करीब लाता है क्या? अगर उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैंने उसका मुंह तोड़ दिया होता। तभी रोहित ने वेटर को आवाज लगाई, वेटर। वेटर आकर खड़ा ही हुआ था कि मधु की नजर मीरा पर पड़ी जो उसे ढूंढ रही थी। मीरा, इतना कहकर मधु अपनी चेयर से उठी और मीरा की ओर दौड़ी। रोहित ने पलटकर मीरा और मधु की ओर देखा। मधु ने भागकर मीरा को गले लग लिया। मीरा ने उसे खुद से दूर करके गुस्से में पूछा, मेरे बिना तू यहाँ कैसे आ गई? मधु ने बड़ी ही मासूमियत से अपने कान पकड़ लिए तो मीरा मुस्कुराने लगी। मधु भी मुस्कुरा दी। उसने मीरा की कलाई पकड़ी और उसे लेकर अपनी टेबल के पास आई। रोहित जी, ये मेरी मीरा है, मेरी दोस्त भी और मेरी बहन भी, मधु ने मीरा की बाह पकड़ते हुए कहा। रोहित उठकर खड़ा हुआ और मीरा की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मीरा। मीरा ने मुस्कुराते हुए रोहित से हाथ मिलाकर कहा, हेलो। तभी मीरा की नज़र गायत्री पर पड़ी। मीरा ने आगे बढ़कर गायत्री के पैर छूते हुए कहा, नमस्ते दादी माँ। खुश रहिए बेटा, आइए बैठिए। गायत्री के इतना कहते ही सब बैठ गए। रोहित ने मेन्यू कार्ड मधु और मीरा की ओर हुए कहा, खाना आप दोनों ऑर्डर कीजिए।
क्यों? मीरा ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, जी, आप दोनों जो भी ऑर्डर करेगी आज हम वही खाएंगे, क्योंकि आज आपकी दोस्त ने मेरा लाखों का नुकसान होने से बचाया है, इसलिए ये लंच मेरी तरफ से आप दोनों के लिए है। मीरा ने हैरानी से मधु की ओर देखा तो गायत्री ने उसे सब कुछ बताया। इम्प्रेसिव मधु, लगता है तूने अपना जादू रोहित जी पर भी चला दिया है। मीरा ने हंसते हुए कहा तो मधु उसे घूरने लगी। मीरा ने तुरंत कॉर्ड उठाकर मधु की ओर देखकर कहा, ये कुछ ऑर्डर नहीं करेगी, इसलिए इसकी पसंद का खाना मैं ही ऑर्डर कर देती हूँ। इतना कहकर मीरा ने मेन्यू कार्ड में से खाने का ऑर्डर दिया और गायत्री से बोली, दादी माँ, मैं हॉस्पिटल से सीधे आ रही हूँ, इसलिए हैंड वॉश करके आती हूँ। इतना कहकर मीरा उठकर जाने लगी। मैं भी तेरे साथ आती हूँ, मधु ने झट से उठकर कहा और मीरा का हाथ पकड़कर उसके साथ चली गई। उसके जाते ही रोहित ने गायत्री से पूछा, दादी माँ, मुझे एक बात बताए, ये मधु आपको मिल कहाँ गई? क्यों पूछ रहे हैं बेटा? गायत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोहित ने तुरंत जवाब दिया, वो क्या है न दादी माँ, आज तक मैं हजारों लड़कियों से मिला हूँ पर मधु जैसी लड़की मुझे तो कहीं नहीं मिली। इतना सुनते ही गायत्री को हंसी आ गई और रोहित भी हंसने लगा। मीरा और मधु बातें करते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ रही थी और तभी करण भी अपने क्लाइंट से बात करते हुए उसी ओर चला आ रहा था। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं।